अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करना चाहता है और उसके लिए खौफनाक हद तक उन्होंने फील्डिंग लगा दी है। अपने बहरी बेड़े और दीगर सारी डिप्लॉयमेंट जो है वो ईरान के इर्द गिर्द और मिडल ईस्ट और बहरा अरब के अंदर जगह जगह लगा दी गई है। अब अमेरिका ये कह रहा है कि किसी वक्त भी वो ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। दूसरी जानब पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को वार्निंग दी और दो टोक अंदाज में कहा कि आप पाकिस्तान के साथ हैं, ये दहशत गर्दों के साथ हैं, जिसका मनफी रद्द-ए-अमल के बाद पाकिस्तान मजबूर हुआ कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की हैं अफ़गानिस्तान के ऊपर। उसका रद्द-ए-अमल आ रहा है, उस पर बात करेंगे। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी कि इमरान खान को दोबारा जेल से ले जाया गया पिम्स। रात के अंधेरे में कहा जाता है कि जी 8 डाले काले रंग के उनको लेकर गए, वहाँ पे उनको सेकंड डोज लगाई गई जो आंख का उनका इशू है, और वापस उनको अडयाला जेल भेज दिया गया। सारी फैमिली और पीटीआई एहतजाज कर रही है कि जी हमें पूछे बगैर दोबारा ले जाया गया, अगर हमें बता दिया जाता, हमें ऑन बोर्ड कर लिया जाता तो इसमें क्या कबाहत थी। और कुछ वीडियोज़ भी ऐसी सोशल मीडिया पे वायरल हैं जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये इमरान खान की सही वीडियो है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं फेक है और एआई जनरेटेड है, जिसमें वो पानी पी रहे हैं और जिसमें वो बाहर निकल रहे हैं और जा रहे हैं और आ रहे हैं। तो इस पे बात करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान आज मौजूद होंगे, पीर सैयद कलीम अहमद खुर्शीद, आप सब उनको जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रहे हैं, हाई कोर्ट बार के सदर रहे हैं, एक रूहानी शख्सियत हैं और एक उस्ताद का मर्तबा भी है उनका। डॉक्टर कैस असलम साहब सीनियर तजियाकार हैं, वो अभी हमें ज्वाइन करेंगे। ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद सीनियर तजियाकार हैं। तैमूर तालपुर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, सूबाई वज़ीर हैं सिंध गवर्नमेंट से। अज़हर सदीक़ साहब पीटीआई से ताल्लुक़ है, अभी थोड़ी ही देर में वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। ब्रिगेडियर फ़ारूक साहब, आपसे आगाज़ करते हुए, ये जो ईरान की सूरत हाल है, एक तरफ डमी किस्म के मुज़ाकरात चल रहे हैं और दूसरी तरफ अमरीकी धमकियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और ईरान भी बिल्कुल किसी किस्म की डिक्लेरेशन नहीं ले रहा। और ईरान ने कहा कि जी आप आए, हमला करें और फिर हमारे सरप्राइज़ देखें, इस दफ़ा हम क्या करते हैं। तो ईरान की क्या स्ट्रेंथ है और अमरीका क्या हमला करेगा, बाज आ जाएगा? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए जुल्फ़िकार राहत साहब, बात यह है कि इस वक्त तो बिल्कुल एक किस्म का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आप कहें या साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस कहें, जो कि या ब्रिंक्समैनशिप कहें, जो कि चल रही है अमेरिका और ईरान के दरमियान। और ईरान भी आप उनको क्रेडिट दें उस कौम को कि उनको मालूम है कि मिलिटरीली वो कहीं स्टैंड करते हैं जो अमेरिका की पावर है, और उसके अलावा उनके साथ इसराइल भी है। तो वो, लेकिन उनकी जो अपना जज्बा ईमान है, जो उनकी अपनी नेशनलिस्टिक स्पिरिट है, जो उनकी लीडरशिप की डिटर्मिनेशन है, उसकी वजह से देखें वो कौम अभी तक मज़ाहमत कर रही है और खड़ी हुई है। ये तो हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए। और वो कोई, बल्कि 2 दिन पहले तो ये भी कहा गया कि जी ट्रंप बड़ा परेशान है कि अभी तक वो कैपिटुलेट क्यों नहीं कर रहे, वो सरेंडर क्यों नहीं कर रहे। इतने बड़ी बेड़े इकट्ठे कर दिए गए हैं कि वो ईरान की तबाही के लिए, लेकिन वो लीडरशिप जो है, ठीक है, उन्होंने अपने ऑल्टरनेट लीडरशिप, वो तमाम चीजें वो कर रहे हैं। अपने मिसाइल फोर्सेस को उन्होंने तैयार रखा हुआ है, अपनी आर्म फोर्सेस को, अपने तमाम रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को, बिल्कुल उनकी पूरी लोगों को, लीडर्स को उन्होंने डिस्पर्स कर दिया है। वो बिल्कुल जंग के लिए तैयार है, लेकिन वो सरेंडर नहीं कर रहे। अभी भी मेरे ख्याल जिनेवा में बातचीत होनी है अगले 3-4 दिनों में, तो 10-12 दिन का टाइम दिया है अपना ट्रंप ने। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ईरान भी इतना आसानी से जो है वो हार मानने वाला नहीं है। वो भी कह रहे हैं हमारी सैंक्शंस खत्म करें, हम हमारे साथ जो आपने नाइंसाफी की है उनको खत्म करें, और वो उन्होंने बातचीत का दरवाजा जो है वो बंद नहीं किया है। ठीक है। पीर कलीम अहमद खुर्शीद साहब, पीर साहब, आप ज़रा इस पर रहनुमाई कीजिए कि ये जो सारे एक फील्डिंग लगाई गई अमेरिका की तरफ से, अब तो ये खबरें आना शुरू हो गई कि उनका जो सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है उसके टॉयलेट्स भी काम नहीं कर रहे, उसकी और भी बहुत सारी चीज़ें काम नहीं कर रही और वो बहुत अपसेट हैं। और साथ साथ ये कहा गया कि उनके जॉइंट चीफ जो हैं
وہ اس حملے کے حق میں نہیں ہے. گو کہ ٹرمپ نے اس کی تردید کی ہے، لیکن یہ میڈیا کے اندر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ٹرمپ کو اس کے اپنے ملک کے اندر بھی اس کی مخالفت کا سامنا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ضرور بتائیے گا کہ ایران کس بیس کے اوپر کھڑا ہے، کانفیڈنس کیا ہے، کیا رشیا اور چین کی سپورٹ مین وجہ ہے؟ جہاں تک ایران کا تعلق ہے، آپ ذرا توجہ فرمائیے گا کہ جو گلف وار ہوئی اس کے بعد امریکہ نے نیو ورلڈ آرڈر کا کلچر انٹروڈیوس کیا کہ دنیا کے اس زمانے کے 7 ارب انسانوں کے مالی، معاشی، فوجی وسائل جو ہے وہ ایک سپر پاور کے تابع رہیں گے. اس میں بعد میں جو امریکن دانشوروں نے ریسرچ کی اور ان کی بکس آتی رہیں، اس میں ایک برنارڈ لوئس بھی ان کا بہت امپورٹنٹ پرسن تھا جی، جس نے اس دور میں کہا کہ اگر مسلمانوں کو کرش کرنا ہے تو ان کو لنگوسٹک یونٹس میں کنورٹ کریں. اس کا انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ پاکستان سے صوبہ سرحد کو علیحدہ کیا جائے، افغانستان سے قندھار کا پشتو سپیکنگ علیحدہ کیا جائے، پرشین سپیکنگ حصہ جو ہے ان کا علیحدہ کیا جائے، ایران کو جو ہے نا ڈیسٹیبلائز کیا جائے، کردستان کا سنی اسٹیٹ بنانے کا بھی اس میں پروجیکٹ تھا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان کا اور ایرانی سیستان جو ہے ان کو اکٹھا کیا جائے، گریٹر بلوچستان بنایا جائے. تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے نا انٹلیکچوئل سرکل میں سرکولیٹ کرتی گئیں. لیکن بعض اہل نظر یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پہلی پرائرٹی جو ہے نا حملہ کرانے کی وہ اسرائیل کی ہے. اسرائیل جو ہے یہ جو لیکس ہوئی ہیں یہ امریکہ میں، ان کی وجہ سے ٹرمپ کو پریشرائز کر رہا ہے کہ امریکہ پہ اس پہ ایران پہ یعنی ٹرمپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، ایک طرح سے بلیک میل کیا جا رہا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آج ایران کو انہوں نے سرنڈر کرا لیا تو کل مسلم ورلڈ میں جو ہے نا اور بھی بہت سارے کنٹریز کو سرنڈر کرنا پڑے گا. اٹ از نائدر اینڈ آف دا ڈے نار اینڈ آف دا لائف نار اینڈ آف دا کلچر. یہ جس وقت تک وہ نیو ورلڈ آرڈر کا کلچر سروائیو کرے گا، گریٹر اسرائیل منصوبے کے تحت یہ جو ہے نا سب کو سرنڈر کرائیں گے. تو اب یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ پرویز مشرف کے دور میں ایک دانشور نئے امریکہ سے آئے تو انہوں نے کہا جی دیکھیں پاکستان کی سروائیول بھی مسئلہ ہوگا، لیکن آپ کو جو موقع ملا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. تو میں نے انہیں کہا جی آپ کیسے عالم ہیں؟ میں نے کہا لا تقنا تو میرے رحمت اللہ، اللہ کبھی جو ہے نا اس شخص کو نہیں معافی دے گا جو اس کی رحمت سے مایوس ہوا، اور آپ عالم ہو کے مایوسی کی باتیں کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کے بعد سب سے بڑا خطرہ جو ہے سعودی عرب کے لیے ہوگا. پاکستان کے لیے نہیں دیکھ رہے آپ؟ پاکستان کے لیے بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ خطرہ سعودی عرب کے لیے ہوگا. اوکے جی، اور سعودی عرب ول بی ان ٹربل جو ہے نا ایران کے بعد. تو اب یہی ہے کہ دیکھیں ایران جو ہے کس حد تک ریزسٹ کر سکتا ہے، اور جو میرا اندازہ یہ ہے کہ ایران ریزسٹ یہ کرے گا کہ جو امریکہ کے الائز ہیں کم از کم ان پہ تو ضرور ہم وہ بھی سٹرائک کریں گے. اور جس پہ دبئی ہے اور یا اسرائیل وغیرہ جی ان کو تو ان کا جو ہے نا پھر اس کا کیا اثر ہوتا ہے. لیکن یہ ایک بات آپ نہ فراموش کریں کہ جو پچھلے میزائل اٹیک سے ان سے اسرائیل میں کافی پینک ہوئی ہیں اور وہ گھبرائے ہوئے ہیں. اتنی بھی آسان بات نہیں ہوگی. اگر ان کا کلچر میزائل کلچر میں چائنا انہوں نے ایکسل کر لیا تو ہوپ فلی کہ یہ ریزلٹ اورینٹڈ بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیسے لگتا ہے کہ 1750 کلومیٹر کی سرحد ہے پاکستان کی ایران کے ساتھ، اگر ایران کے اندر پرو پاکستان رجیم ہے تو پاکستان تب کمفرٹیبل ہے، یا وہاں پہ اسرائیل کی پرو اسرائیل اگر رجیم آ کے بیٹھ جائے تو پاکستان پھر کہاں کھڑا ہوگا؟ اور ایران تو ایک طرح سے شیلڈ ہے پاکستان کے راستے میں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ، یہ لڑائی، یہ آگ پاکستان تک بھی آ سکتی ہے؟ شکریہ. بات یہ میں پہلے آپ کا جو پہلا سوال تھا اس میں تھوڑا سا ایڈ یا سبٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں. ہم تھوڑا سا میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا، ایموشنل بھی سوچتے ہیں اور تھوڑا سا ریلسٹک ہو کے بھی سوچتے ہیں. یہ نمبر 1 ٹیکنیکلی جغرافی کی لڑائی ہے، نیچرل ریسورسز کی ہے، ریلیجن کی نہیں ہے. اوکے. ریلیجن کارڈ بہت امپورٹنٹ ہے لوگوں کو، پاپولیشن کو موٹیویٹ کرنے میں، اسرائیل کے اندر بھی اور ہمارے جیسے ملکوں میں بھی. ہم تو اس پیس بورڈ میں بیٹھے ہیں
जहाँ इसराइल भी बैठा है और अमेरिका के साथ बैठे हैं। सो हमें उस तरीके से ख़तरे नहीं हैं क्योंकि हम बातें अच्छा, मानने वाले मुल्क हैं। जो बातें होती हैं उस तरह के खतरे नहीं हैं। जी, दूसरी बात ये है कि ये लड़ाई जो है वो रिवाइवल ऑफ कम्युनिज्म अगेंस्ट दी कैपिटलिस्ट क्राइसिस में जो है। अच्छा, आप समझते हैं कि वही लड़ाई अभी वो तक एग्जिस्ट कर रही है? घेरा चाइना पे है। अच्छा, इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई एग्री, ईरान पे भी है क्योंकि ईरान ने प्रॉक्सीज बनाई सीरिया में भी, यमन में भी और इधर भी, और अच्छा भला इजराइल को सब टाइम दिया है, सऊदी अरब को भी आंखें दिखाई एंड सच मोर। मगर अब सऊदी और ईरान के एक माहदे भी हुए हैं। मगर एक किताब का मैं भी अब देना चाह रहा हूँ, वो है एल्विन टॉफलर की क्रिएटिंग ए न्यू सिविलाइजेशन। अच्छा जी, ये उसकी पिछली किताबों की समरी है। 1999 में शायद लिखी गई थी, अब तो वो फौत भी हो गया एल्विन टॉफलर। उसने कहा था कोई 8-10 पहले चैप्टर में क्राइसिस ऑफ अमेरिका गिनाए थे। एंड देन ही सेड that all these crises, political, economic, transport, health and such forth, do not stem from America's weaknesses. They stem from America's past successes. okay. But the world is changing fast and the world is of technology. This is, in my view, not a fight between Iran and America or Pakistan and India or Israel in the Muslim world. This is a fight between the older generation, our generation who does not want to give up power to our younger generation. okay. ये सारी लड़ाइयाँ जो हैं इसलिए हैं कि ये यंगर जनरेशन जो एक नई दुनिया बनाना चाहती है, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली दुनिया बनाना चाहती है। सर, ईरान के पास भी जौहरी असलहा है, पाकिस्तान के पास भी है, इजराइल के पास भी है, चीन के पास भी है, रूस, ये कोई 25 मुल्क हैं, नॉन एंड अदर्स जिनके पास, और ये जंग उस तरफ जाती है। okay. इज द वर्ल्ड थिंकिंग, मेरा ये ख्याल है कि एक पुरानी फिलॉसफी है दैट इज कॉल्ड गन बोट डिप्लोमेसी। नहीं, आपको ये जंग होती हुई नजर आ रही है? मुझे नहीं नजर आ रही। आप मगर समझ रहे हैं कि इस दुनिया में बड़ा बड़ा पागल जर्नैल और बड़ा बड़ा पागल वो है, पर रैशनैलिटी दिस इज अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी डुबो दिया ईरान ने तो अमेरिका की क्या रह जाएगी? अमेरिका तक तो वो पहुंच ही नहीं सकता। इतना बड़ा बड़ा जहाज जो लेके आ गए 2, ठीक है, उनमें से एक भी डुबो दे तो अमेरिका की इज्जत जीरो में चली जाती है। सो अपने अड्डों से सारे लोग खाली करा दिए हैं उसने। अच्छा, आपका ख्याल है कि अमेरिका ये रिस्क नहीं लेगा, सिर्फ इजराइल उसको ब्लैकमेल कर रहा है। इसमें एक बड़ी खूबसूरत फिल्म आज से कई साल बाद बनी थी, उसका नाम था वैग द डॉग, और उसका मतलब ये था कि इजराइल इज द टेल एंड अमेरिका इज द डॉग एंड इजराइल इज प्लेइंग विद दैट डॉग टू फाइट विद द मुस्लिम वर्ल्ड। सो ये खतरे रहेंगे। मगर आज की जो ये 2026 की जंग है जिसमें रूस, चीन, एक और मुल्क है बड़ा मज़ेदार, नॉर्थ कोरिया, जिसने ईरान को कहा कि जौहरी असला बनाने की ज़रूरत नहीं, 2 मैं दे देता हूँ तुम्हें। कहते तो बहुत सारे हैं, लेकिन जी, द पॉइंट इज इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन एंड रसीड करना पड़ेगा। ट्रम्प तो इस बात पर हैरान है कि ईरान माना क्यों नहीं है अभी तक, माफी क्यों नहीं मांग। मेरा ख्याल है कि ट्रम्प की कोई कैलकुलेशन शायद गलत थी या ट्रैप हो गया। नहीं, जो पीछे जो बैठा है या पागल था आदमी, ये भी तो हो सकता है कि ब्रिगेडियर साहब के ट्रम्प को ट्रैप करके यहाँ तक लाया गया, उसके शिप्स भी आ गए, सारा कुछ आ गया, डिप्लॉयमेंट हो गई, और यहाँ पे ला के ट्रैप करके अमेरिका को फंसा दिया जाए और यही डाउनफॉल की एक अमेरिका की वजह बन जाए, यही लड़ाई। देखें, ये एक फैक्टर को आप रूल आउट नहीं कर सकते। ये डॉक्टर साहब ने थोड़ा इशारा किया उस तरह, और वो है ये जो ज़ायनिस्ट का, इस्राएलीज का जो प्रेशर है ट्रम्प पे, एप्स्टीन फाइल वाला मामला। अभी कुछ वीडियो तो रिलीज थोड़ी सी हुई है, हो सकता है कोई डेंजरस वीडियो अभी बाकी हो जी, लेकिन जो एक्चुअल वीडियो
तो मेरे साथ उसकी एकदम इम्पीचमेंट हो जानी है। तो लिहाजा इस वक्त इसराइलीज हैं वो अमेरिकन को पे डोमिनेट है, हावी है कि आपने ये काम करने हैं। और ईरान के ऊपर देखें, पहले भी पिछले साल क्या हुआ था, मैं समझता हूँ कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इसराइल भी तैयार है कि जो उनके साथ ईरान ने पिछले साल किया, और फिर इवेंचुअली अमेरिकन B-2 बॉम्बर्स आ गए, उन्होंने जंग को रैप अप किया, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बड़ा शदीद नुकसान पहुंचाया। तो यू कांट रूल इट आउट कि इस मरतबा फिर इसराइली चाहेंगे कि एक फैसला कुन जंग हो जिसमें ईरान को इरिवर्सिबल जो है वो नुकसान पहुंचे मिलिटरीली। तो वो ये काम खुद भी करेंगे, लेकिन पहले करवाएंगे अपना, शामिल हो जाएंगे, पहले करवाएंगे अपना ट्रंप से। तो लिहाजा आप इस चीज को रूल आउट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ट्रंप, एक तो आप मानते हैं कि वो रैश भी है, वो यू टर्न भी लेता है, वो अनरिलायबल है, अनट्रस्टवर्दी है, वो तमाम उसमें खूबियां हैं, क्वालिटीज हैं, जो कि मैं समझता हूं नेगेटिव क्वालिटीज हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उसके खिलाफ आया है टेरिस के ऊपर, वो भी एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ उसके खिलाफ एक इंडाइटमेंट है। सो ट्रंप इस वक्त का इरैशनल बिहेवियर है, वो कुछ भी कर सकता है। मेरे ख्याल इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। अगर जरा सा ये जो जेनेवा के जो फाइनल राउंड ऑफ टॉक्स हैं, अगर ये थोड़ा सा मामला यहाँ पे नेगेटिव गया, तो मेरा ख्याल है कि अमेरिकन जो है आफ्टर उन्होंने करोड़ों बिलियन ऑफ डॉलर लगा दिए यहाँ पे पूरी अपनी माइटी फ्लीट को इकट्ठा करने में। और वो अलग बात है कि ये ध्यान रखे चाइनीज और ईरानी, चाइनीज और रशियन वॉरशिप्स भी उसी इलाके में हैं, और अभी हाल ही में उन्होंने जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस किए ईरान के साथ, ईरानी नेवी के साथ। तो वो फैक्टर भी बीच में है कि वो उनकी नेवल फोर्सेस भी वहां पे मौजूद अच्छा ब्रिगेड साहब, तो अभी इसमें थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जो एक नैरेटिव हमेशा ही आता है कि जी ये जंग अल्टीमेटली पाकिस्तान तक आएगी, असल टारगेट पाकिस्तान है, इसराइल पाकिस्तान को टारगेट करेगा, पाकिस्तान ही असल हदफ है, ईरान तो एक बहाना है, ये है वो है। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो कोई इम्कान नहीं, पाकिस्तान तो गज़ा पीस बोर्ड के अंदर बैठा हुआ है, इसराइल के साथ बैठा हुआ है, तो ये तो नैरेटिव ही गलत है कि पाकिस्तान तक ये जंग आएगी। पाकिस्तान में तो ऑलरेडी जंग आ चुकी है। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो उसके पीछे तो अब बड़े क्लियरली, अब तो फॉर्मल ऐलान लाने की बात रह गई है। अब तो क्लियरली मालूम है कि इसराइली ईरान इंडियंस के साथ मिलके वाया अफगानिस्तान, वो तो ये सारा जो उन्होंने हंगामा किया बलूचिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन का, दहशतगर्दी का एट अ वेरी लार्ज स्केल, उसमें इसराइली का जो है वो बैकअप इन्वॉल्व है। तो फिर हमने गाजा पीस बोर्ड को बैठ के वो ये काम कर रहे हैं। ये तो आई एम श्योर हमारे टॉप के लोगों को हमसे बहुत ज्यादा पता है, और एक मुनासिब वक्त के ऊपर ये तमाम चीजें बाहर आ भी जाएंगी। नहीं, जब हमने गाजा पीस बोर्ड को ज्वाइन किया और टका के सलूट मारे हैं ट्रंप को, तो वहाँ पे बड़े प्यार से कहा जा सकता था कि प्यारे इसराइल, आप तो हमारे घर में आके ये सारा कुछ कर रहे हैं, इंडिया में आपके जहाज़ पहुँच जाते हैं, कमांडोज पहुँच जाते हैं, आप बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं, आप अफ़गानिस्तान में क्या कर रहे हैं। तो ये कम से कम इस पॉइंट को उठाना तो चाहिए। बिल्कुल उठाना चाहिए। और ये नहीं होता कि जो कुछ वहां पे बातें होती है सब कुछ आके तो यहाँ पे तो हेलो हाय वाली बातें होती है कि जी वहां पे उसने हमारी तारीफ कर दी, हमने उनकी तारीफ कर दी, अस्सलाम वालेकुम। भाई अंदर के खाने में बिल्कुल जब बातचीत होती है एट दैट लेवल तो बहुत कुछ होता है, सब कुछ तो नहीं बाहर आता ना। तो आई एम श्योर कि ये जो इसराइली इन्वॉल्वमेंट है विद द इंडियन जो नेक्सस है इन बलूचिस्तान, बिल्कुल ये डिस्कस होता होगा एट द हाईएस्ट लेवल विद द अमेरिकन्स, और इनडायरेक्टली वो तमाम बातें जो इसराइलीज तक भी पहुंच रही होंगी कि जरा पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल दे वेरी कॉशियस ऑफ द फैक्ट कि इसराइलीज का रोल है न सिर्फ बलूचिस्तान में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो इसराइलीज तो वो तो आए सब कॉन्टिनेंट में, वो तो पहुंच चुकी है इस इलाके में। हमें को खुशफहमी नहीं रखनी चाहिए कि जी वो बहुत दूर है, अभी आने में टाइम है, वो आ चुके हैं ऑलरेडी पूरे खत्ते में, बिल्कुल सही, हमारे एरिया में। अच्छा पीर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन तैमूर तालपुर साहब सूबाई वजीर है सिंध से, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनका ज़रा टेक ले लें। जी तैमूर साहब बताइएगा कि ये जो ईरान और अमेरिका की जंग है, अमेरिका ने तो बहुत ज़्यादा फील्डिंग लगा दी है, बिलियन डॉलर खर्च कर दिए हैं, सर पे ऊपर आके बैठ गया है। ये आप समझ रहे हैं कि ट्रंप को ट्रैप किया जा रहा है, ट्रैप पूरी तैयारी में आ रहा है,
کچھ لوگوں کا خیال ہے اسرائیل اس کو بلیک میل کر رہا ہے اور ایپسٹین فائلز کے ذریعے اور اس طرح کی کوئی باتیں بھی ہو رہی ہیں. آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت ہی بڑی ڈیبیٹ ہے اور اس کے بارے میں ازمپشنز کی جا رہی ہیں. آپ بھی ازمپشنز کر رہے ہیں, ہمارے باقی بھائی بیٹھے ہیں وہ بھی ازمپشنز کر رہے ہیں, اور میری بھی ازمپشنز ہیں. تو میرے خیال سے ازمپشنز کو لے کر کمنٹ کرنا کوئی اتنا میرے حساب سے صحیح نہیں ہوگا. ہماری ساری آنکھیں, سارا ذہن اس پہ ڈائیورٹڈ ہے. یہ پاکستان نے جس طرح سے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, ممبرشپ لی ہے, تو یہ بہت بڑی ذمہ داری پاکستان پہ, پاک فوج پہ, پاکستان کی گورنمنٹ پہ, سب پہ بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے. اور جہاں تک مجھے پتا ہے, میں سمجھتا ہوں اور میری دعا ہے کہ واقعی یہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ ان کے الائز بننے کی بات نہ ہو. یہ ہمارے پیلسٹینین بھائیوں کے ساتھ ایک اچھا اور سچا عمل ہونا چاہیے. ہمیں پتا ہے, اس چیز میں کوئی شک شبہ نہیں ہے, I've read it myself, کہ جو اسرائیل کی تھنکنگ ہے, جو ان کی سوچ ہے, جو ان کے فیوچرسٹک پلانز ہیں, ان میں کس طرح سے جو انہوں نے کنٹرول کرنا سیکھا ہوا ہے. یہاں تک کہ ہمارا ملک پاکستان بھی ان کی نظر میں, ان کے فیوچرسٹک پلانز میں وہاں پر ہے. پر انشاءاللہ اللہ کرے گا ہم ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں, ایک ڈیٹرنٹ ہیں. پر وہی بات آپ کی کہ وی کین امیجن, وی کین تھنک اینڈ وی شوڈ تھنک اینڈ وی شوڈ فیوچرسٹکلی تھنک. پر یہ آپ یا میں نہیں بتا سکتے ایکچولی ان کا مقصد کیا ہے, ان کے ریزنز کیا ہے. میں نہیں سمجھتا ٹرمپ کی پرسنالٹی کسی کے انفلوئنس میں آنے والی ہے یا بلیک میل ہونے والی ہے, پر زیادہ میرے رب کو پتا. بالکل ٹھیک ہے. پیر صاحب, جناب آپ ذرا اس پہ ذرا بتائیے گا کہ جس طرح جو سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے, آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بھی بات سنی. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نہیں پاکستان تو ان کا حصہ ہے, ہمیں تو اس طرح نہیں سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی بھی باری آ سکتی ہے. لیکن موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ پاکستان ہی اصل ٹارگٹ ہے, اور اس کا اظہار اسرائیلی پرائم منسٹر نے کر دیا ایک دو دفعہ, اور ان کے ڈاکومنٹس, ان کی دستاویزات میں کئی جگہ یہ ذکر ہے اس بات کا. اور ابھی جو انہوں نے, ان کے ایک امبیسڈر نے کہہ دیا جو امریکہ کے اندر ہے, امریکی امبیسڈر جو اسرائیل کے اندر ہے, اس نے کہا جی یہ سارا ایریا جو ہے یہ سارے پہ اسرائیل کو قبضہ کر لینا چاہیے مڈل ایسٹ کے اوپر. اور اس پہ سعودی عرب نے بھی ریئیکٹ کیا. یعنی ان کے جو عزائم ہیں ایکسپینشن کے, آگے بڑھنے کے, قبضے کے, پوری دنیا پر غلبے کے, نیو ورلڈ آرڈر کے, وہ تو ایگزسٹ کر رہے ہیں سر. اس پہ ایران کے بعد ڈیفینیٹلی باری ہماری آ سکتی ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا, اس کے ساتھ شاید وہ اس طرح نہ کر سکیں, لیکن انہوں نے پاکستان میں جو ہے نا کوئی ایسے ریزرو نہیں ہے. وہ دراصل ڈی اسٹیبلائز کریں گے اس کے بعد سعودی عربیہ کو. اچھا, جی ہاں, میرے نزدیک ان کی پرائرٹی ہوگی کہ وہ آئل رچ کنٹریز کو پہلے ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے عراق کو ڈی اسٹیبلائز, وسائل پہ قبضے کی جنگ ہے. جی, قبضے کی جنگ ہے. میں نے پہلے بتایا تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر میں تمام دنیا کے ریسورسز پہ وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اس جنگ کا ایسا ہے. تو پاکستان کے کوئی ایسے زیادہ ریسورسز نہیں ہیں کہ اس کے لیے وہ کریں گے. پاکستان کی ایک امپورٹنس تو ہے, پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے جو صورتحال افغانستان میں ڈیولپ کی جا رہی ہے نا, یہ بھی اسی گیم کا حصہ ہے کہ پاکستان کو وہاں الجھایا جائے. جی نہیں, الجھا کیا ہے, وہ افغانستان کو بھی جو ہے نا ڈی اسٹیبلائز کریں گے. اس کو پرشین جو اسپیکنگ ایران ہے اس کو علیحدہ کریں گے, ازبیک کو علیحدہ کریں گے, پشتو اسپیکنگ کو علیحدہ کر کے تو یہ کریں گے. دراصل سب سے بڑی جو ہرڈل ہے ان کے راستے میں وہ یہ ہے کہ اس علاقے میں انہوں نے سب کچھ کرنے کے باوجود انڈیا جو ہے ان کے اس معیار پہ پورا نہیں اتر سکا. ان کا الائی جو ہے وہ ویک ہے, اس لیے نہیں کرتے. ورنہ وہ چائنا کو, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا, چائنا کو وہ پرانا خواب ہے ان کا, جی خواب کا, لیکن وہ تو اس وجہ سے ناکام ہو گئے ہیں یا اس پہ ابھی پرائرٹی نہیں دے رہا ہے کیونکہ انڈیا اس درجے کی معیار پہ پورا نہیں اتر سکا. لیکن ٹرمپ تو انپریڈکٹیبل ہے. وہ کہتا ہے جی چائنا سے میں نے دوستی بھی کرنی ہے, میں نے رشیا سے بھی دوستی کرنی ہے, پاکستان کی بھی تعریفیں کری جا رہا ہے, انڈیا کو بھی ایگریمنٹس کری جا رہا ہے. وہ تو یو ٹرن کا بادشاہ ہے ڈاکٹر صاحب. اس کی تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس کی پرسنالٹی ہے کیا. سر جب یہ ینگ لڑکا تھا, ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کر رہا ہوں جی, تو اس وقت ایک سوویت یونین اور اس کی کیپٹلزم کی لڑائی شروع ہو گئی تھی.
तो सेनेटर मैकार्थी था जो एंटी कम्युनिस्ट था, जिसने बड़े बड़े अमेरिका में लोगों को अंदर करवाया कम्युनिस्ट कह के। उसका जो वकील था, ट्रंप के वालिद ने उससे ट्रंप को फ्यूचर प्रेसिडेंट के लिए ट्रेन करवाया था। सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट ट्रंप। He was आप trained। अभी भी इस पे बिलीव कर रहे हैं कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की जंग लड़ाई है, वो आज भी उसकी शक्लें चेंज हो गई हैं जी, लेकिन है वही। मैं उसमें दूसरी चीज़ भी ऐड कर। अच्छा, 1947 में जंग के बाद द फर्स्ट नेशनल स्टेट दैट केम इनटू बीइंग वाज पाकिस्तान, जिसके बाद उससे पहले थी 40 जिसके एम्पायर्स थी, जिसके बाद ये कोई 200 मुल्क बने हैं। अब दो बड़े इम्पोर्टेंट ये पिछले 70 सालों 78 सालों में प्रोसेसेस हैं। एक चला ग्लोबलाइजेशन का, ठीक, कि इकोनॉमिकली इनको इकट्ठा कर लिया जाए और कैपिटलिज्म इनको कंट्रोल करे, और वो शायद चाइना के होने से और ट्रंप के आने से फेल हुआ है। दूसरा जो प्रोसेस है वो उसके साथ साथ चल रहा था, वो है लोकलाइजेशन का, जिसकी बात हम सब कह रहे हैं कि बलूचिस्तान भी अलग हो जाए और लैंग्वेजिस्टिक मुल्क हो जाएं, और ये पहले भी एक्सपेरिमेंट हैं। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो एक केस स्टडी है। ओके, एज द फर्स्ट क्रिएटेड नेशन स्टेट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अगर ये सरवाइव करता है तो दुनिया की 200 स्टेट सरवाइव करेंगी। अच्छा, और अगर ये वापस कोलोनाइजेशन में चला जाता है तो फिर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका और ये वेनेजुएला से प्रेसिडेंट को उठा लेना, तो इसके दरमियान चाइना के साथ साथ ईरान खड़ा है। ठीक है, ईरान जो मनवाना चाहता है वो ये है कि वो एक एंशिएंट एम्पायर है, उसकी रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, जिससे सऊदी अरब के मुसलमान भी डरते हैं। ठीक है, बट एट द सेम टाइम वो कहता है मुझे एज एन एंशिएंट एम्पायर मानिए और इक्वल बात करिए। हम जो हैं इन तीन इस ट्रायंगल के अंदर बैठे हैं, इधर इंडिया है, उधर जो है ईरान अपनी सुपरमेसी हमारे साथ नहीं वो कर रहा, और इधर चाइना। अच्छा, डॉक्टर साहब आप कहते हैं पाकिस्तान इस पे इफेक्ट नहीं होगा या पाकिस्तान उनका टारगेट देखिए, नहीं है। मैं उसमें एक और बात अगर ईरान में मेरी एक बात सुन लीजिए। क्या पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं हमारे हुक्मरानों में जो खरीदे जा सकते हैं? यस नो, खरीदे जा सकते हैं ना। तो फिर जंग करके क्यों खरीदना है? तो जब आप पैसे दे के उनको खरीद सकते हैं और मुल्क अपने साथ लेके जा सकते हैं। अपनी जगह अहम है, इस पे भी तैमूर साहब से मैं बात करता हूँ। तो ये सारी इतनी कत्लो-गारत करने की क्या जरूरत है? देखिए ना, आपका कोई 2000 किलोमीटर 1750 किलोमीटर ईरान के साथ आपका सरहद लगती है। वहाँ पे अगर प्रो इजराइल रजीम अगर आ जाए तो पाकिस्तान कैसी कंफर्टेबल होगा? सर वहाँ अफगानिस्तान के थ्रू आनी है या ईरान के थ्रू आनी है? ईरान के थ्रू। ईरान पहले ईरान गिरेगा तो फिर आएगी ना, तो हम गिरने देंगे? पिछली जो लड़ाई हुई है, यही तो मैं कह रहा हूँ। ईरान वो चाइना की अपनी जगह, हमारा भी तो शुक्रिया अदा किया था ईरान ने। बस यही तो फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के स्टेक्स हैं, हर वक्त खड़ा है ईरान के साथ। बस ये इसी पे मैं लाना चाह रहा था कि पाकिस्तान के स्टेक्स हैं और पाकिस्तान इससे अवेयर है कि पाकिस्तान की ईरान एक शील्ड है, और ईरान अगर आगे से हटता है तो ये पाकिस्तान का स्टेक है। ओके, इररिस्पेक्टिवली। ओके नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इशू को कंटिन्यू करेंगे।